दुश्मन की बेटी से प्यार भाग दो। राजवीर साहब ने कहा, मैं प्रिया का रिश्ता उसी शर्त पे नील के साथ करूंगा जब शनाया का रिश्ता तुम अपने दूसरे बेटे युग के साथ तय करोगे। ये सुनकर मैं तो अपनी जगह पे उछल के रह गया था। यही हाल शनाया का भी था। उसने हैरत से अपने बाप की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं बीच में कहाँ से आ गया? मैं इस लड़की से किसी भी कीमत पे शादी नहीं करूँगा। वो कहने लगी, पापा, मैं इस कमीने और एक नंबर के फ्लर्टी लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। आप प्रिया के लिए मेरी बलि ना चढ़ाएं। मैंने कहा, जिसने मोहब्बत की है सज़ा उसको मिलनी चाहिए ना। वो कहने लगी, मैं इस कमीने के साथ शादी करके क्यों सज़ा काटती फिरूं? मैंने कहा, ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। मैं खुद तुम जैसी लड़की को अपने सर पर बिठाकर रखना भी नहीं चाहता। जिसकी ज़िंदगी में भी जाओगी वो पनाह ही मांगेगा तुमसे। कहने लगी, मेरा भी ख्याल कुछ ऐसा ही है कि जिस लड़की से तुम शादी करोगे सारी ज़िंदगी तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स की गिनती ही गिनती रहेगी। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है जो बाहर मुंह मारे और मुंह काला करें। मैंने कहा, देखो, अब तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन नील ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़बरदस्ती बिठाया। राजवीर साहब कहने लगे, अब प्रिया और नील का रिश्ता युग और शनाया की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। ये मुझसे वादा करें कि मेरी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से रखेगा, इसे कोई तकलीफ़ नहीं देगा, तो फिर मैं नील और प्रिया के साथ साथ शनाया और युग की भी शादी कर दूँगा। अगर तुम लोगों को ये रिश्ता मंजूर है तो ठीक है। मैंने कहा, मुझे तो ये लड़की किसी सूरत मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मेरी तरफ से तब भी इनकार ही है। वो कहने लगी, मुझे भी इस रिश्ते से साफ इनकार है। मैं अपनी बहन की खातिर अपनी ज़िंदगी नर्क नहीं बना सकती, इससे मैं शादी नहीं करूँगी। खैर, जिस तरह से नील मेरे मुंह पर हाथ रख रहा था, मुझे बोलने से रोक रहा था, यही हाल प्रिया का भी था। वो शनाया का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गई। मेरे पापा कहने लगे, अब हम कुछ दिन बाद फ़ैसला करके बता देंगे। उस वक्त तो बात अधूरी ही रह गई थी। हम अपने घर वापस आ गए और नील मेरे पीछे पड़ गया। कहने लगा कि तुम्हें हर सूरत शनाया से शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, मेरी जूती करती है उससे शादी, मैं नहीं करूँगा। तुम्हारी खातिर मैं किसी चुड़ैल के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं नील से अच्छा खासा लड़ लड़ाकर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर चुका था जब मेरे मोबाइल पर एक लड़की की कॉल आई। नंबर अननोन था। मैंने फ़ोन उठाया। कोई एक लड़की की सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान हुआ कि हमेशा तो मुझे लड़कियों को फ़ोन करना पड़ता है, आज पहली बार किसी लड़की की खुद से कॉल आई थी। कहने लगी, हेलो। मैंने कहा, जी कहिए। मेरा मूड जैसे फ़ौरन अच्छा हुआ था और लहजा भी नरम पड़ गया था। कहने लगी, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। ये सुनकर मेरे माथे पर दोबारा से बल पड़ गए थे। मैंने कहा, जी कहिए। कहने लगी, प्लीज़ युग, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मेरी और नील की शादी हो सकती है। मैंने कहा, बलि के लिए मैं ही मिला हूँ तुम लोगों को? तुम्हारी आफत की पुड़िया जैसी बहन को मैं अपने सर पर बिठा लूँ? देखो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम दोनों के खातिर अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। वो कहने लगी, शनाया बुरी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी है। तुम उससे मोहब्बत से बात करोगे तो वो तुम्हारी सारी बातें मानेगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारी बहन का असल रूप मैं अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। वो तो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरा जीना दूभर कर देगी। ये कहना था कि उसकी सिसकियों की आवाज़ तेज़ होने लगी। कहने लगी, ठीक है, फिर मैं जहर खा लेती हूँ और मर जाती हूँ, तब सबको सुकून मिल जाएगा, मेरे बाप को भी जिन्होंने ऐसी शर्त रखी, और शनाया की बच्ची को भी। उसका मुंह भी कभी बंद नहीं होता। तुम दोनों ही हमारे खुशियों के दुश्मन हो, ठीक है? तुम दोनों निभाओ अपनी अपनी दुश्मनी। मैं और नील खुदकशी कर लेते हैं। मैंने कहा, देखो, ये इमोशनल ब्लैकमेल मैं नहीं होता, ये नील हो सकता है, मैं नहीं। मैं रिश्ता कभी भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी तरफ से साफ इनकार है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन 2 घंटे बाद रात में जब मैं गहरी नींद में था, मुझे दोबारा से कॉल आई, लेकिन दूसरे नंबर से। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो शनाया कहने लगी, उल्लू गधे कमीने, क्या कहा था तुमने प्रिया को, जो तुम्हारा फ़ोन बंद करते ही उसने जहर खा लिया। मेरी बहन अगर मर गई ना तो याद रखना, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। ये सुनकर मेरी तो नींद ही भाग गई थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया, उसी वक्त नील भी अपने कमरे से बाहर आया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, अगर प्रिया को कुछ हो गया ना तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा, फिर तुम और पापा और मॉम खुशियाँ मनाते रहना। मैं जैसे ही नील के पास आया, मैंने कहा, यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था,
उसने मुझे फ़ौरन से पीछे धक्का दिया और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ गया था। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। हम दोनों ही अस्पताल पहुंचे थे। प्रिया के पापा रो रहे थे, मम्मी भी रो रही थी और शनाया भी आंसू बहा रही थी। जैसे ही हम लोग अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर कहने लगे कि अभी उनका मादा वॉश किया जा रहा है, इसलिए हम कुछ भी कह नहीं सकते। राजवीर साहब बेहद परेशान थे और रो रहे थे। नील और मैं उनके पास जाकर खड़े हो गए, उन्हें तसल्ली देने लगे। मुझे लगा कि शायद अब राजवीर साहब अपनी शर्त को बदल देंगे। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। मैं और नील फ़ौरन डॉक्टर की तरफ भागे। हमने पूछा कि प्रिया कैसी है। डॉक्टर कहने लगे ख़तरे से बाहर है, लेकिन अगर उसने दोबारा ऐसी कोशिश की तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, जब तक प्रिया को होश नहीं आ गया, नील जाने के लिए तैयार ही नहीं था। कहता था कि जब तक उससे मिल नहीं लूँगा मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए मुझे भी बैठना पड़ा। जैसे ही प्रिया को होश आया, राजवीर साहब और प्रिया की मम्मी उसके कमरे की तरफ चलने लगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ नील को बुला रही है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर राजवीर साहब के आंसू बहने लगे। कहने लगे मेरी बेटी है वो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। लेकिन नर्स कहने लगी कि देखें, अभी पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसे कोई भी परेशानी या टेंशन दें। वो आपसे मिलना नहीं चाहती तो आप भी ना मिलें। फिर नील ही उसके कमरे में गया था, जहाँ कुर्सी खाली थी। बराबर में शनाया बैठी हुई थी। मजबूरन मुझे उसके बराबर में बैठना पड़ा। वो अपनी मम्मी के साथ बैठकर उन्हें तसल्लियाँ दे रही थी। उसकी मम्मी भी राजवीर साहब को ही बार बार कोस रही थी कि अगर आप इज़्ज़त से रिश्ता तय कर देते तो क्या हो जाता। मेरी बेटी मौत के मुंह से बाहर निकली है। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। फिर उसकी मम्मी शनाया से कहने लगी कि तुमने भी अपने बहन से पूरा पूरा बदला लिया है, उसका साथ नहीं दिया और अब आंसू बहा रही हो। वो भी शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। मेरे मोबाइल पर मेरे पापा का फ़ोन आने लगा। शायद उन्हें पता चल गया था कि हम घर पर नहीं हैं। चौकीदार भी हमारी बातों से अंदाज़ा लगा चुका था कि माजरा क्या है। मेरे पापा ने कहा, कहाँ हो तुम लोग? मैंने धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बता दिया। कहने लगे मैं और तुम्हारी माँ भी वहाँ आते हैं। कुछ देर में मेरे पापा और मम्मी भी आ चुके थे। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा राजवीर साहब के गले लगे, उन्हें तसल्ली देने लगे और उन्होंने भी नफ़रत का कोई इजहार नहीं किया। मेरी मम्मी भी प्रिया की मम्मी को तसल्लियाँ दे रही थी। मेरे पापा ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं युग की शादी शनाया से कर दूंगा। खैर, उस वक्त मौका भी नहीं ऐसा था कि मैं इनकार करता। शनाया भी चुप थी, लेकिन यह भी एक सच था कि मैं शनाया जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता था। मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। कुछ ही देर में नील बाहर आया तो अपने आंसू साफ कर रहा था। कहने लगा कि आप लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, अपनी नफ़रतों को बढ़ाते रहें, लेकिन मैं आप लोगों से साफ साफ कह रहा हूँ, जैसे ही प्रिया ठीक हो जाएगी मैं उससे कोर्ट मैरिज कर लूँगा और उसे अलग लेकर चला जाऊँगा। इतना तो मैं कमा ही सकता हूँ, उसे खुश रख सकता हूँ, अलग घर भी देकर दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पापा उसके पास आए और कहने लगे तुम्हारी और युग की शादी राजवीर साहब की बेटियों से ही होगी। अब हम लोग इतने भी जालिम नहीं हैं कि अपने बच्चों को मौत के घाट उतार दें। मैं इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अरे प्यार मोहब्बत नील और प्रिया की थी, मुझे क्यों फंसाया जा रहा था? अगर ये बात मैं उस वक्त करता तो शायद सब लोग मुझे खुदगर्ज कहते, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। बड़े बुरे दिल के साथ मैं वहाँ से वापस आया था। नील वापस नहीं आया। कहने लगा जब तक प्रिया ठीक नहीं हो जाती मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा। मैं अपने पापा मम्मी के साथ वापस आ गया, लेकिन अब मेरे पापा के दिल में राजवीर साहब के लिए नई नई ताज़ा हमदर्दी के जज्बात उभरे थे। अगर मैं उनसे कुछ भी कहता तो उल्टा मुझे ही बुरा भला और ना जाने क्या क्या समझा जाता। आधी रात तो हॉस्पिटल में काली हो चुकी थी। बाकी की आधी रात मुझे इस टेंशन में नींद नहीं आई कि मेरी शादी शनाया से क्यों पक्की की गई। 2 दिन बाद प्रिया अपने घर जा चुकी थी। फिर नील भी घर वापस आ गया था और आते ही उसने कहा कि 15-20 दिन में शादी की तैयारी करें। ये सुनकर मैं बड़ा बेचैन हुआ था कि नील तो मुझे बात करने का मौका तक नहीं दे रहा था। इतनी आनंद फानंद शादी थी या मजाक था? चलो, नील तो फिर पापा के ऑफिस में जाता था, काम करता था। मैंने तो अभी अभी यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा था। मेरा इरादा था कि 2 महीने तक घूमूंगा फिरूंगा, हिल स्टेशन पे जाऊंगा, खूब एंजॉय करूंगा, फिर ही पापा के ऑफिस में ज्वाइन करूंगा। लेकिन यहाँ तो शादी की तैयारी की बात हो रही थी। शादी का मतलब जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का मतलब था ऑफिस। मेरे तो सारी पिकनिक को मेरे भाई ने वाट लगा के रख दी थी। और दूसरी वो शनाया की बच्ची, उसे कौन अपने सिर पर बिठाएगा? वो तो हर वक्त मेरे सिर पर थानेदार की तरह सवार रहेगी।
क्योंकि जानती है कि मैं किस मिजाज का हूँ। अगर कोई और लड़की होती तो मैं घर में उससे मोहब्बत का इजहार करता रहता और बाहर अपनी दोस्तियाँ भी निभाता रहता। लेकिन ये तो तहकीकात ही करती रहेगी कि कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, बार बार मेरा फ़ोन चेक करेगी। और मैं एक ही लड़की के साथ गुजारा नहीं कर सकता। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं लड़कियों के साथ दोस्ती के चक्कर में बहुत कुछ करने का आदी था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यूं ही अच्छा लगता था। किसी लड़की की बातें अच्छी लगती थीं, किसी की आंखें, किसी का चेहरा, किसी के बाल। मैं सिर्फ दोस्ती बातों की हद तक ही करता था या मुलाकातों की हद तक। लेकिन आज तक कभी किसी के साथ गलत कुछ नहीं किया था। बस लड़कियों से दोस्ती का एक चस्का सा था जो कि अलग अलग तरह की लड़कियों से करके मुझे सुकून और खुशी हासिल होती थी, जो कि शनाया से शादी करने के बाद बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी। क्योंकि वो मेरे नेचर से वाकिफ़ थी, मेरी बात का एतबार नहीं करती। उसके अलावा कोई और लड़की होती तो यकीनन मैं उसे बेवकूफ़ बना सकता था। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। मुझे आज़ादी पसंद थी। वो लड़की ऐसी नहीं थी जो सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली हो। मैं सोच रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अपनी शादी रुकवा दूं, लेकिन इस मामले में मेरे दिमाग ने भी मुझे धोखा दे दिया। कोई आइडिया दिमाग में ही नहीं आ रहा था। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मेरी मम्मी को भी शॉपिंग से फुर्सत नहीं थी, क्योंकि दो दो लोगों की शादी की शॉपिंग हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि नफ़रत तो शनाया भी मुझसे करती है, फिर अपने घर वालों से क्यों नहीं कह रही कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। शायद मेरी तरह वो भी मजबूर हो, बहन की वजह से चुप हो गई होगी। हाँ, यही हो सकता है, वरना मैंने उसकी आंखों में अपने लिए ऐसा कोई जज्बात तो नहीं देखे। खैर, मेरे पापा कहने लगे अपनी शादी का जोड़ा जाकर बुटीक वालों को सिलेक्ट करके बता दो। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस नील की खुशियों का ख्याल रखें। नील कहने लगा कि मेरा और इसका एक ही साइज़ है, मैंने अपने जैसा ही इसका भी जोड़ा ले लिया है, बहुत सूट करेगा इस पर। खुद गर्जी की भी हद थी जो उस वक्त मेरा जुड़वा भाई मुझे दिखा रहा था। दोनों दुल्हनों के बारात के जोड़े भी एक जैसे ही थे जो उनके घर पहुंचा दिए गए थे। अब तो शादी को बस 2 दिन बचे थे। राजवीर साहब ने मेहंदी के फंक्शन का भी मना कर दिया था। कहने लगे बस बारात का फंक्शन ही होगा और हमारी तरफ से भी मेहंदी की कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई थी। अब दिखाने वाला था ही कौन? अगर सिर्फ नील की शादी होती मैं यकीनन बहुत हल्ला गुल्ला करता, उसकी शादी को बहुत स्पेशल बना देता। लेकिन मुझे तो अपना ही रोना पड़ रहा था। मैं खामा मुसीबत में फंस रहा था। मेरा किसी को भी एहसास नहीं था, किसी को भी नहीं। खैर, शादी होनी थी, वो भी हो गई। शादी की रस्में निभाते हुए किसी लड़की की तरह मेरे हाथ काँप रहे थे। आवाज़ में भी कपकपाहट थी। मैंने सुना था कि लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, जब दुल्हन बनती है तो लड़कियों के हाथ काँपते हैं, उनकी आवाज़ में कपकपाहट होती है और वो रो रही होती हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, बस मैं आंसू नहीं बहा रहा था। लेकिन सच कहें तो मेरा दिल उस वक्त आंसुओं से ही रो रहा था। खैर, मरता क्या ना करता वाली मिसाल ही हो गई। विदाई भी हो गई। अब वो मेरे कमरे में बैठी थी महारानी बनकर और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कमरे में जाऊं ही ना। नील अपने कमरे में जा चुका था। आज तो उसके अरमानों की बड़ी रात थी। जाहिर सी बात है, इतनी कोशिश के बाद, मुसीबत के बाद उसे उसकी मोहब्बत मिली थी। उसने तो खुश होना ही था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इस शनाया के नाम की मुसीबत को कैसे बर्दाश्त करूँगा, जिसको देखते ही मेरे दिमाग की नसें खींचने लगती थीं, मेरा खून खोलने लगता था। उस वक्त भी मैं सोच रहा था कि जेब में सिगरेट निकालूं और अपनी भड़ास उस सिगरेट पर निकाल दूं। लेकिन मेरा बाप का राउंड टाइम शुरू हो गया था। मुझे देखकर कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने वापस अपनी जेब में सिगरेट डाली। कहने लगे जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा जा रहा हूँ। दुनिया भर की उदासी मेरे चेहरे पर छाई हुई थी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो अपना पूरा लहंगा बेड पर बिछाए बैठी थी, बल्कि वीडियो कॉल पर बात कर रही थी अपनी सहेली से। कह रही थी, बताओ ये लहंगा मुझ पर सूट कर रहा है कि नहीं। उसके दोस्त की बातों की भी आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगी, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन तुम मुझसे वीडियो कॉल क्यों कर रही हो, वो भी आज की रात? तुम्हारा पति आएगा तो क्या सोचेगा? कहने लगी, भाड़ में जाए मेरा पति, मैं उसकी कोई नौकर थोड़ा ही हूँ जो उसका इंतज़ार करती रहूँगी। ये सुनकर मैं और ज़्यादा तप गया था। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। वो बुरी तरह से चौंकी थी, लेकिन मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। फिर उसने मोबाइल बंद करके साइड टेबल पर रखा और ख़ुद बड़े मज़े से सेट होकर बैठ गई।
जैसे मैं उसके सामने जाकर बैठूंगा, उसकी तारीफ़ करूंगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। मैं सीधा अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर शॉवर लिया, दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की, जो कि आज हो ही नहीं पा रहा था। अपने आप को कुछ रिलैक्स करके मैं कपड़े चेंज करके बाहर आया। वो अभी भी अपना लहंगा फैलाए बेड पर ही बैठी थी। मैंने हाथ से उसका लहंगा बुरी तरह से पीछे किया, फिर अपना तकिया सही किया और बेड पर बैठ गया। कहने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने कहा, वही बदतमीज़ी है जो तुम्हें नज़र आ रही है। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। कहने लगी, तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? तुम यहाँ पर आओ और मेरी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दो। मैंने भी किस दिल से शादी की है ये मैं ही जानती हूँ, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। मैंने कहा, मैंने भी नील की वजह से ही की है और उसी की वजह से ये सब बर्दाश्त कर रहा हूँ। चलो अब मेरे बेड से उठो, जाकर अपने कपड़े चेंज करो और सामने सोफ़े पर जाकर सो जाओ। कहने लगी, मैं क्यों सोफ़े पे सोऊं? मैं तो बेड पर सोऊंगी। वैसे भी अब जो होना था हो गया, और तुम्हारी पत्नी बनने के बाद अब ये कमरा मेरा भी है और बेड भी मेरे बाप ने मुझे दहेज में दिया है, इसलिए इस बेड पर मेरा ज़्यादा हक़ है, बल्कि समझो तो मेरा ही हक़ है। आते ही उसने अपने लाए हुए दहेज का ताना मुझे दिया था। मुझे उसकी ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा, ये कमरा तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। मेरा पहले का फर्नीचर तुम्हारे खटीचर फर्नीचर से कई गुना अच्छा है। मेरी बात सुनकर वो तप गई, आंखें फाड़े गुस्से से मुझे देखने लगी, फिर खड़ी हो गई, अपना लहंगा संभालते हुए मेरे पास आई। मैं तब तक तकिया सही करके लेटने ही वाला था। कहने लगी, बाहर जाकर तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ बता दूंगी, बल्कि मैं अभी करती हूँ अपने पापा को फ़ोन और कहती हूँ कि तुमने अपनी औकात मुझे पहली रात को ही दिखाना शुरू कर दी। एक तो राजवीर साहब ने मुझसे शादी के साथ साथ एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवाया था कि मैं उसकी इस सरफिरी बेटी को कुछ नहीं कह सकता और ना उसके साथ कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं शादी के बाद उनकी बेटी के साथ ना जाने कौन सा सलूक करूँगा और क्या नहीं करूँगा। खैर, मैं गुस्से में था। फिर मैंने तकिया उठाया और ज़ोर से तकिया सोफ़े पे फेंका और सोफ़े पर जाकर लेट गया। कहने लगी, ये मत समझना कि मैं तुमसे दब के रहूँगी। मैंने कहा, तुम भी ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप का स्टैम्प पेपर पर करवाया गया साइन मुझे तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करने पर मजबूर कर सकता है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, जो पहले करता था अभी भी वही करूँगा। तुम किसी डाउट में मत रहना। कहने लगी, मैं भी देखती हूँ। तो ये कहकर वो अलमारी के पास गई, अलमारी ज़ोर से खोली, अपने कपड़े निकाले और फिर आराम से अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा जी चाह रहा था कि उस लड़की का गला दबाकर आज ही उसका काम तमाम कर दूँ। खैर, वो कुछ ही देर में एक मैक्सी में आकर लेट गई और कंबल लेकर सो गई। मैं गुस्से में ये तो भूल ही गया था कि दिसंबर की रातें थीं और कमरे में इस वक्त अच्छी खासी ठंड हो जाती है। वो नवाबजादी कंबल में बड़े मज़े से सो रही थी और मैं सर्दी के मारे कांप रहा था। लेकिन जैसे ही वो गहरी नींद में गई तो मैंने खामोशी से अपना तकिया उठाया और बेड के दूसरे किनारे पर तकिया रखकर लेट गया। ज़रा सा कंबल मैंने बड़े धीरे से खींचा। वो वाकई गहरी नींद में सो रही थी। कंबल मैंने अपने ऊपर लिया, फिर जाकर सुकून सा महसूस हुआ था। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक ही सही, लेकिन मैं सो चुका था। लेकिन सुबह मुझे तक याद नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है। असल में मुझे आदत थी कि मैं तकिए को गले के साथ लगाकर सोता था, वरना मुझे नींद ही नहीं आती थी। जाहिर सी बात है, मेरा अपना अलग कमरा था तो 2 तकिए होते थे, एक सर के नीचे, दूसरा मेरी बाहों में, जिसे मैं सीने के साथ भींच के बड़े मज़े से सोता था। लेकिन आज तो वो तकिया मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं नींद में था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज तकिए को हुआ क्या है। ना सॉफ्ट तो नहीं है जितना रोज़ाना होता है। मेरे दिमाग से निकल चुका था कि रात को इस बेड पर मेरे साथ कोई और भी सो रहा था। मैं उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था कि आखिर तकिए को हुआ क्या है। अभी समझ ही नहीं पाया था कि एक ज़ोरदार मुझे धक्का लगा, इतना ज़ोरदार कि मैं कंबल समेत बेड से नीचे गिरा। मैं तो हक्का बक्का रह गया। जब मैंने बेड के ऊपर देखा तो शनाया मुझे बड़े गुस्से से गज़बनाक नज़रों से देख रही थी। कहने लगी, बदतमीज़, बेशरम, रात को तो बड़े दावे कर रहे थे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती थोपी गई हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और एक रात में ही तुमसे तुम्हारे जज्बात काबू नहीं हुए, फ़ौरन से बेड पर मेरे पास आकर लेट गए। और जो कुछ तुम मेरे साथ करना चाह रहे थे ना, याद रखना, ये सब मैं नहीं करने दूँगी। मैंने कहा, मैं क्यों कुछ तुम्हारे साथ करने लगा? मैं तो भूल ही गया था कि मेरे कमरे में एक और मुसीबत मेरे गले पड़ चुकी है। मैं तो तुम्हें तकिया समझ के। मैं इतना कहकर चुप सा हो गया। कहने लगी, सब समझती हूँ मैं, तुम जैसे फ्लर्टी लड़के को।
एक लड़की को कमरे में देखकर कैसे छोड़ सकते हो तुम? मैंने कहा, ओ हेलो, अपने दिमाग का खन्नास ना अपने तक ही रखो। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करने का। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों से मेरी दोस्ती रह चुकी है, तुम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हो। मैं खड़ा हुआ, उठकर कंबल सोफे पर फेंका। कहने लगी, इतनी ही ज़ीरो हूँ तो क्यों आए थे मेरे पास, मेरे बेड पे? क्योंकि कंबल एक ही था और मेरा कोई इरादा नहीं था सर्दी में मरने का। कहने लगी, ये भी मेरे दहेज का है। मैंने कहा, देखो, मुझे अपने दहेज का ताना मत देना। कहने लगी, क्यों ना दूँ? मेरे बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं दिया। मैंने कहा, ठीक है बच्चों, ज़रा बाहर नाश्ते की टेबल पर तो आओ। मैंने तुम्हारी सारी बातें प्रिया भाभी को ना बताई तो कहना। आज की कहानी का दूसरा भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और कहानी आपको कैसी लगती है आप प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, इससे हौसला बढ़ता है।